अध्याय 39। अगली सुबह हम सीढ़ियों से आधे रास्ते ही नीचे उतरे और आराम करने के लिए रुक गए, लेकिन मैं अपने दम पर रसोई में जाने के लिए दृढ़ था। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैथ्यू ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। हम साथी की तरह चुपचाप वुडन के पायदान पर बैठे रहे। सामने के दरवाजे के चारों ओर लहरदार कांच के शीशों से पीली पानी जैसी रोशनी अंदर आ रही थी, जो आने वाले धूप वाले दिन का संकेत दे रही थी। फैमिली रूम से स्क्रैबल टाइल्स की क्लिक की आवाज आ रही थी। आप उन्हें कब बताएंगे? बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी वह अभी भी योजना की बुनियादी रूपरेखा पर काम कर रहे थे। बाद में उसने मेरी तरफ झुकते हुए कहा। मैं उसकी तरफ झुकी और हमारे कंधों को करीब लाते हुए कहा, कोई भी कॉफी सारा को ये सुनकर घबराने से नहीं रोक पाएगी। मैंने अपना हाथ रेलिंग पर रखा और एक आह भरते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। चलो इसे फिर से आजमाते हैं। फैमिली रूम में एम मेरे लिए पहली बार चाय लेकर आई। मैंने उसे सोफे पर बैठकर पिया, जबकि मैथ्यू और मार्कस मेरे मौन आशीर्वाद के साथ टहलने के लिए चले गए। उन्हें हमारे जाने से पहले जितना संभव हो सके उतना समय एक साथ बिताना चाहिए। चाय के बाद सारा ने मुझे अपने मशहूर तले हुए अंडे बनाकर दिए। वे प्याज, मशरूम और पनीर से भरे हुए थे और ऊपर से एक चम्मच साल्सा डाला हुआ था। उसने मेरे सामने एक भाप से भरी प्लेट रखी। धन्यवाद, सारा। मैंने बिना किसी औपचारिकता के बात शुरू कर दी। केवल मैथ्यू को ही भोजन और आराम की आवश्यकता नहीं है। उसने खिड़की से बाहर बगीचे की ओर देखा, जहां दोनों पिशाच टहल रहे थे। आज मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैंने टोस्ट का एक निवाला चबाते हुए कहा। कम से कम तुम्हारी भूख तो ठीक हो गई है। अंडों के पहाड़ में पहले से ही काफी कमी आ चुकी थी। जब मैथ्यू और मार्कस वापस लौटे तो मैं खाने की दूसरी प्लेट पर था। वे दोनों गंभीर दिख रहे थे, लेकिन मैथ्यू ने मेरी उत्सुकता भरी नज़र पर अपना सिर हिलाया। जाहिर है वे लाइम वॉक की हमारी योजनाओं के बारे में बात नहीं कर रहे थे। किसी और चीज ने उन्हें मूड में डाल दिया था। मैथ्यू ने एक स्टूल खींचा, अखबार खोला और खबरों पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने अपने अंडे और टोस्ट खाए और चाय बनाई और सारा के बर्तन धोने और रखने तक अपना समय बिताया। अंततः मैथ्यू ने अपना कागज मोड़कर एक तरफ रख दिया। मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, जहाँ जूलियट की मृत्यु हुई थी, मैंने घोषणा की। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। रेंज रोवर को दरवाजे तक खींच कर ले आओ। यह पागलपन है, मैथ्यू। ये बहुत ही घटिया है। मार्कस ने सहायता के लिए सारा की ओर मुंह किया। उन्हें जाने दो, सारा ने कहा, हालांकि डायना को पहले गर्म कपड़े पहनने चाहिए। बाहर बहुत ठंड है। एम प्रकट हुई, उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति थी। क्या हम मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं? घर वालों को लगता है कि हम मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम मजाक कर रहे हो, मैंने कहा। पिछली बार परिवार के साथ मिलने के बाद से घर में एक भी कमरा नहीं जोड़ा गया है। वो कहाँ है? बाथरूम और जंक रूम के बीच में। एम ने छत की ओर इशारा किया। मैंने तुमसे कहा था कि यह सिर्फ तुम्हारे और मैथ्यू के बारे में नहीं है, उसने चुपचाप मुझसे कहा जब हम बदलाव देखने के लिए ऊपर की ओर बढ़े। मेरी भविष्यवाणियां शायद ही कभी गलत होती हैं। नए बने कमरे में एक पुराना पीतल का बिस्तर था जिसके हर कोने पर बड़े बड़े पॉलिश किए हुए बॉल लगे हुए थे। लाल रंग के गंदे पर्दे थे जिन्हें एम ने तुरंत हटाने पर जोर दिया। मैरून और बेर के रंगों में एक हुक वाला गलीचा और एक टूटा हुआ वॉश स्टैंड जिसमें एक टूटा हुआ गुलाबी कटोरा और घड़ा था। हम में से किसी ने भी एक भी चीज को नहीं पहचाना। ये सब कहाँ से आया? मिरियम ने आश्चर्य से पूछा। कौन जानता है कि घर में ये सामान कहाँ रखा है? सारा बिस्तर पर बैठ गई और उस पर जोर से उछलने लगी। उसने गुस्से से चीखने की एक श्रृंखला के साथ जवाब दिया। घर की सबसे शानदार उपलब्धियां मेरे 13वें जन्मदिन के आसपास घटित हुईं, मुझे मुस्कुराहट के साथ याद आया। इसमें रिकॉर्ड 4 बेडरूम और एक विक्टोरियन पार्लर सेट था, और ब्लू विलो चाइना की 24 प्लेस सेटिंग, एम ने याद किया। हमारे पास अभी भी कुछ चाय के कप हैं, हालांकि परिवार के चले जाने के बाद ज्यादातर बड़े टुकड़े फिर से गायब हो गए। जब सभी ने नए कमरे और बगल के
छोटे स्टोरेज रूम का निरीक्षण कर लिया तो मैंने कपड़े बदले और रुक रुक कर नीचे उतरकर रेंज रोवर में बैठ गया। जब हम उस जगह के करीब पहुंचे जहां जूलियट की मौत हुई थी तो मैथ्यू रुक गया। भारी टायर नर्म जमीन में धंस गए। क्या हम बाकी रास्ता पैदल चलें? उसने सुझाव दिया। हम धीरे धीरे चल सकते हैं। आज सुबह वह अलग था। वो मुझे लाड़ प्यार नहीं कर रहा था और न ही मुझे ये बता रहा था कि मुझे क्या करना है। जब हम प्राचीन ओक वृक्ष के पास पहुंचे तो पूछा, क्या बदल गया है? मैंने तुम्हें लड़ते देखा है, उसने धीरे से कहा। युद्ध के मैदान में सबसे बहादुर लोग डर के मारे दम तोड़ देते हैं। वे लड़ ही नहीं सकते, यहाँ तक कि खुद को बचाने के लिए भी नहीं। लेकिन मैं तो जैसे जम गई। मेरे बाल मेरे चेहरे को छुपाने के लिए आगे की ओर गिर गए। मैथ्यू अपनी जगह पर रुक गया। उसने मेरी बांह पर अपनी उंगलियां कस लीं ताकि मैं भी रुक जाऊं। बेशक तुमने ऐसा किया। तुम एक जान लेने वाले थे, लेकिन तुम्हें मौत का डर नहीं है। नहीं, मैं 7 साल की उम्र से ही मौत के साथ जी रहा था और कभी कभी उसकी चाहत भी करता था। उसने मुझे अपनी ओर घुमाया। ला पियरे के बाद सेटू ने तुम्हें टूटा हुआ और अनिश्चित छोड़ दिया। तुमने अपनी पूरी जिंदगी अपने डर से छुपाया है। मुझे यकीन नहीं था कि अगर तुम्हें लड़ना पड़ा तो तुम लड़ पाओगे। अब मुझे बस इतना करना है कि तुम्हें अनावश्यक जोखिम लेने से रोकना है। उसकी नज़र मेरी गर्दन पर चली गई। मैथ्यू मुझे धीरे धीरे खींचते हुए आगे बढ़ा। काली पड़ चुकी घास के धब्बे से मुझे पता चल गया कि हम समाशोधन स्थल पर पहुंच चुके हैं। मैं अकड़ गया और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। आग से छोड़े गए निशान उस मृत स्थान की ओर ले गए जहां जूलियट गिरी थी। जंगल में भयानक सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाहट या जीवन की अन्य आवाजें नहीं थीं। मैंने जमीन से जली हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया। वह मेरी उंगलियों में कालिख बनकर बिखर गई। मैं जूलियट को नहीं जानता था, लेकिन उस पल मैं उससे इतनी नफरत करने लगा था कि उसे मार डालना चाहता था। पेड़ों के नीचे उसकी भूरी और हरी आंखें हमेशा मुझे परेशान करती थीं। मैंने जादुई आग के चाप द्वारा छोड़ी गई रेखा का पता लगाया, जहां युवती और बुढ़िया ने मैथ्यू को बचाने में मेरी मदद करने पर सहमति जताई थी। मैंने ओक के पेड़ की ओर देखा और चौंक गया। ये कल से शुरू हुआ है। मैथ्यू ने मेरी निगाहों का अनुसरण किया। सारा कहती है कि तुमने इसमें से जान निकाल दी है। मेरे ऊपर पेड़ की शाखाएं टूटकर सूख गई थीं। नंगी शाखाएं एक बार फिर से हिरन के सींगों की याद दिलाने वाली आकृति में विभाजित हो गई थीं। भूरे पत्ते मेरे पैरों पर घूम रहे थे। मैथ्यू बच गया था क्योंकि मैंने अपनी नसों के माध्यम से उसकी जीवन शक्ति को उसके शरीर में धकेल दिया था। ओक की खुरदरी छाल ने इतनी स्थायित्व बिखेरी थी, फिर भी अब वहां खोखलापन के अलावा कुछ नहीं था। मैथ्यू ने कहा, शक्ति हमेशा कीमत वसूलती है। मैंने क्या किया है? एक पेड़ की मौत से देवी के प्रति मेरा ऋण नहीं उतरेगा। पहली बार मैं उस सौदे से डर गया जो मैंने किया था। मैथ्यू ने समाशोधन पार किया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। हमने एक दूसरे को गले लगाया, इस बात का एहसास होने पर कि हम लगभग क्या खो चुके थे। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कम लापरवाह होगे। उसकी आवाज में गुस्सा था। मैं भी उससे नाराज था। तुम्हें तो अविनाशी होना चाहिए था। उसने अपना माथा मेरे माथे पर टिका दिया। मुझे तुम्हें जूलियट के बारे में बताना चाहिए था। हाँ, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। वो तुम्हें मुझसे लगभग छीन ही लेती। मेरी नब्ज मेरी गर्दन पर बंदी पट्टी के पीछे से धड़क रही थी। मैथ्यू का अंगूठा उस जगह पर टिका हुआ था जहां उसने मांस और मांसपेशियों को काटा था। उसका स्पर्श अप्रत्याशित रूप से गर्म था। ये बहुत नजदीक था। उसकी उंगलियां मेरे बालों में लिपटी हुई थीं और उसका मुंह मेरे मुंह पर कड़ा था। फिर हम खड़े हो गए, दिलों को एक साथ दबाया, क्विट में। जब मैंने जूलियट की जान ली तो वह हमेशा के लिए मेरी हो गई। मैथ्यू ने मेरे सिर पर मेरे बाल सहलाए। मृत्यु अपने आप में एक शक्तिशाली जादू है। पुनः शांत होकर मैंने देवी को धन्यवाद का मौन शब्द कहा, न केवल मैथ्यू के जीवन के लिए बल्कि अपने जीवन के लिए भी। हम रेंज रोवर की ओर चल पड़े, लेकिन आधे रास्ते में ही मैं थकान के कारण लड़खड़ा गया। मैथ्यू ने मुझे
अपनी पीठ पर उठा लिया और बाकी का रास्ता मुझे उठाकर ले गया। जब हम घर पहुंचे तो सारा ऑफिस में अपनी डेस्क पर झुकी हुई थी। वो बाहर निकली और कार का दरवाज़ा इतनी तेजी से खोला कि कोई पिशाच भी ईर्ष्या कर सकता था। लानत है मैथ्यू, उसने मेरे थके हुए चेहरे को देखते हुए कहा। साथ में वे मुझे अंदर ले गए और परिवार के कमरे के सोफे पर वापस ले गए, जहां मैंने मैथ्यू की गोद में अपना सिर रख दिया। मैं चारों ओर की गतिविधियों की शांत आवाज़ों से सो गया था, और आखिरी चीज़ जो मुझे स्पष्ट रूप से याद थी वह थी वैनिला की गंध और के खराब हो चुके किचटिड मिक्स की आवाज़। मैथ्यू ने मुझे दोपहर के भोजन के लिए जगाया, जो सब्जी का सूप निकला। उसके चेहरे पर दिख रहे भाव से पता चल रहा था कि मुझे जल्द ही भोजन की आवश्यकता होगी। वो हमारे परिवारों को योजना के बारे में बताने वाला था। तैयार हो, मोन कोयूर? मैथ्यू ने पूछा। मैंने अपना आखिरी भोजन खाते हुए सिर हिलाया। मार्कस का सिर हमारी ओर घूम गया। हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ है, उसने घोषणा की। घर की नई परंपरा ये थी कि जब भी कोई महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी होती थी तो भोजन कक्ष में चले जाते थे। जब हम इकट्ठे हुए तो सबकी निगाहें मैथ्यू पर टिकी थीं। आपने क्या निर्णय लिया है? मार्कस ने बिना किसी भूमिका के पूछा। मैथ्यू ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। हमें वहां जाना होगा जहां मंडली के लिए जाना आसान न हो, जहां डायना के पास समय हो और शिक्षक हो जो उसे जादू में निपुण होने में मदद कर सकें। सारा दबी हुई हंसी में बोली, ये कौन सी जगह है जहां शक्तिशाली, धैर्यवान चुड़ैलें हैं, जिन्हें पिशाच के आसपास रहने से कोई आपत्ति नहीं है। यह कोई खास जगह नहीं है जो मेरे दिमाग में है, मैथ्यू ने रहस्यमयी ढंग से कहा। हम डायना को समय रहते छिपा देंगे। सब लोग एक साथ चिल्लाने लगे। मैथ्यू ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। साहस, मैंने फ्रेंच भाषा में फुसफुसाते हुए कहा। जब मैं यसाबेव से मिला तो मैंने उसकी सलाह को खारिज कर दिया। वो खर्राटे भरकर मुझे एक गंभीर मुस्कान दी। मुझे उनके विस्मयकारी अविश्वास पर कुछ सहानुभूति थी। कल रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था, मेरी भी प्रतिक्रिया लगभग वैसी ही थी। पहले मैंने जोर देकर कहा था कि यह असंभव है, और फिर मैंने उनसे हजारों विवरण मांगे कि हम कब और कहाँ जा रहे हैं। हेड ने जो कुछ बताया वह बताया जो ज्यादा नहीं था। तुम अपना जादू इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन अब ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें एक शिक्षक की ज़रूरत है, जो सारा या एमिली से ज़्यादा कुशल हो। यह उनकी गलती नहीं है कि वे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अतीत में चुड़ैलें अलग थीं। उनका बहुत सारा ज्ञान खो गया है। कहाँ, कब? मैंने अंधेरे में फुसफुसाया। बहुत दूर की बात नहीं है, हालांकि हाल के अतीत के अपने जोखिम है, लेकिन इतना पीछे कि हम आपको प्रशिक्षित करने के लिए एक चुड़ैल ढूंढ लेंगे। सबसे पहले हमें सारा से बात करनी होगी कि क्या ये सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। और फिर हमें सही समय पर हमें ले जाने के लिए 3 वस्तुओं का पता लगाना होगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं तुमसे वहीं नहीं मिलूंगा? नहीं, जब तक कि कोई विकल्प न हो। मैं तब वैसा नहीं था, और मैं अपने अतीत पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। जब मैंने सहमति में सिर हिलाया तो उसका मुंह राहत से नर्म हो गया था। कुछ दिन पहले उसने लाइम वॉकिंग के विचार को अस्वीकार कर दिया था। जाहिर है, वहीं रहने के जोखिम और भी बदतर थे। बाकी लोग क्या करेंगे? उसका अंगूठा धीरे धीरे मेरे हाथ की पीठ पर नसों पर चला गया। मिरियम और मार्कस वापस ऑक्सफोर्ड चले जाएंगे। मंडली पहले यहाँ तुम्हें ढूंढेगी। ये सबसे अच्छा होगा कि सारा और एमिली चले जाएं, कम से कम कुछ समय के लिए। क्या वे यसेब्यू जाएंगे? मैथ्यू ने सोचा। सतह पर तो यह एक हास्यास्पद विचार लग रहा था। सारा और यसेब्यू एक ही छत के नीचे। हालांकि जितना मैंने इस पर विचार किया, यह उतना ही कम अविश्वसनीय लगा। मुझे नहीं पता, मैंने सोचा। फिर एक नई चिंता सामने आई। मार्कस। मुझे लाजरस के शूरवीरों की पेचीदगियों की पूरी समझ नहीं थी, लेकिन मैथ्यू के चले जाने के बाद उसे और भी ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मैथ्यू ने अंधेरे में कहा था, और मुझे एक चुंबन के साथ शांत किया था। ये ठीक वही मुद्दा था जिस पर अब बहस करना।
चाहता था। उन्होंने विरोध जताते हुए कहा, इसके लिए कोई और रास्ता भी होना चाहिए। मैंने एक के बारे में सोचने की कोशिश की, एमिली, मैथ्यू ने क्षमा मांगते हुए कहा। कहा यह मुझे कहना चाहिए कि तुम कब जाने की योजना बना रही हो। डायना पृष्ठभूमि में बिल्कुल नहीं घुल मिल पाएगी। वो बहुत लंबी है। मिरियम ने अपने छोटे हाथों की ओर देखा। मार्कस ने दृढ़ता से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायना यहाँ फिट हो पाएगी या नहीं, ये बहुत खतरनाक है। हो सकता है कि तुम युद्ध के बीच में फंस जाओ, या फिर महामारी का शिकार हो जाओ, या फिर डायन शिकार। मिरियम ने यह बात दुर्भावना से नहीं कही, लेकिन फिर भी आक्रोश में 3 सिर घूम गए। सारा, तुम क्या सोचती हो? मैथ्यू ने पूछा। कमरे में मौजूद सभी प्राणियों में से वह सबसे शांत थी। तुम उसे ऐसे समय में ले जाओगे जब वह चुड़ैलों के साथ होगी, कौन उसकी मदद करेगा? हाँ, सारा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें खोला। तुम दोनों यहाँ बिक्री के लिए नहीं हो। जूलियट डुरंड ने ये साबित कर दिया। और अगर तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, मेडिसन, तुम कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। धन्यवाद। मैथ्यू ने कुछ और कहने के लिए अपना मुंह खोला, और सारा ने अपना हाथ ऊपर उठाया। मुझसे कोई वादा मत करो, उसने कसी हुई आवाज में कहा। तुम अपनी खातिर नहीं तो उसकी खातिर तो सावधान रहोगे। अब हमें बस टाइम वॉकिंग की चिंता करनी है, मैथ्यू ने व्यावसायिक अंदाज में कहा। डायना को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ने के लिए एक खास समय और जगह से 3 वस्तुओं की आवश्यकता होगी। सारा ने सिर हिलाया। क्या मैं भी एक चीज मानी जाऊं? उसने उससे पूछा। क्या तुम्हारी नब्ज चल रही है? बेशक तुम कुछ नहीं हो। ये सारा द्वारा पिशाचों के बारे में कही गई सबसे सकारात्मक बातों में से एक थी। आपको अपना मार्गदर्शन करने के लिए पुरानी चीजों की जरूरत है, आप इनका स्वागत करते हैं। मार्कस ने अपनी कमीज के गले से एक पतली चमड़े की डोरी खींची और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। उस पर कई तरह की विचित्र चीजें सजी हुई थीं, जिसमें एक दांत, एक सिक्का, काले और सुनहरे रंग की चमकने वाली किसी चीज का एक टुकड़ा और एक टूटी हुई चांदी की सीटी शामिल थी। उसने उसे मैथ्यू की ओर फेंक दिया। क्या यह आपको पीत ज्वर से पीड़ित व्यक्ति से नहीं मिला? मैथ्यू ने दांत को छूते हुए पूछा। न्यू ऑरलियंस में, मार्कस ने उत्तर दिया। 1819 की महामारी। न्यू ऑरलियंस का तो सवाल ही नहीं उठता, मैथ्यू ने तीखी आवाज में कहा। मुझे लगता है ऐसा ही है। मार्कस ने मेरी तरफ एक नज़र डाली, फिर अपना ध्यान अपने पिता की तरफ लगाया। पेरिस के बारे में क्या ख्याल है? फैनी के एक ईयरबॉब में ये लगा हुआ है। मैथ्यू की उंगलियां सोने की जाली में जड़े एक छोटे से लाल पत्थर को छू गईं। फिलिप और मैंने तुम्हें और फैनी को भी पेरिस से दूर भेज दिया। उन्होंने इसे आतंक कहा था, याद है? ये डायना के लिए कोई जगह नहीं है। तुम दोनों ने मेरे लिए बुरी औरतों की तरह झगड़ा किया। मैं पहले ही एक क्रांति में शामिल हो चुका हूँ। इसके अलावा, अगर तुम अतीत में एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे हो, तो तुम्हें उसे खोजने में बहुत मुश्किल होगी, मार्कस ने बड़बड़ाया। उसका चेहरा चमक उठा। फिलाडेल्फिया। मैं तुम्हारे साथ फिलाडेल्फिया में नहीं था, या मैं कैलिफोर्निया में नहीं था, मैथ्यू ने अपने बेटे के बोलने से पहले ही जल्दी से कहा। ये सबसे अच्छा होगा अगर हम उस समय और स्थान पर जाएं जो मुझे पता है। मैथ्यू, भले ही तुम्हें पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगी। जादू से दूर रहने का मेरा निर्णय एक बार फिर मेरे साथ हो गया। मुझे लगता है कि तुम कर सकती हो, सारा ने स्पष्ट रूप से कहा। तुम अपनी पूरी जिंदगी यही करती रही हो। जब तुम एक बच्ची थी, जब तुम स्टीफन के साथ लुका छिपी खेलती थी, और किशोरावस्था में भी। याद करो वो सारे पल जब हम तुम्हें जंगल से घसीट कर लाते थे और स्कूल के लिए समय पर तुम्हें साफ करना पड़ता था। तुम क्या सोचती हो कि तुम तब क्या कर रही थी? निश्चित रूप से समय चलन नहीं, मैंने सच्चाई से कहा। इसका विज्ञान अभी भी मुझे चिंतित करता है। जब मैं कहीं और होता हूँ तो ये शरीर कहाँ जाता है, कौन जानता है? लेकिन चिंता मत करो, ऐसा सबके साथ हुआ है। आप काम पर जाते हैं और आपको याद नहीं रहता कि आप वहाँ कैसे पहुँचे। यह पूरा दोपहर बीत जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या किया।
जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप शर्त लगा सकते हैं कि आसपास कोई टाइम वेका है, सारा ने बताया। वो इस संभावना से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। मैथ्यू ने मेरी आशंका को भांप लिया और मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। आइंस्टीन ने कहा कि सभी भौतिकशास्त्री जानते थे कि भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच का अंतर केवल वही है जिसे उन्होंने एक जिद्दी लगातार भ्रम कहा था। वह न केवल चमत्कारों और आश्चर्यों में विश्वास करते थे, बल्कि वह समय की लोच में भी विश्वास करते थे। दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। मैंने कोई कार की आवाज नहीं सुनी, मिरियम ने सतर्कता से कहा और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ये सिर्फ सैमी अखबार के पैसे इकट्ठा कर रहा है। एम अपनी कुर्सी से उठ गई। हम चुपचाप इंतजार कर रहे थे जब तक वो हॉल पार नहीं कर गई। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी विरोध कर रही थी। जिस तरह से उनके हाथ टेबल की लकड़ी की सतह पर सपाट दबाए गए थे, उससे पता चलता है कि मैथ्यू और मार्कस दोनों भी दरवाजे की ओर उड़ने के लिए तैयार थे। भोजन कक्ष में ठंडी हवा बह रही थी। हाँ, एम ने हैरान स्वर में पूछा। एक पल में मार्कस और मैथ्यू उठे और उसके साथ शामिल हो गए। उनके साथ तबीथा भी थी, जो अपने महत्वपूर्ण व्यवसाय में पैक के नेता का समर्थन करने के लिए इच्छुक थी। पेपर बॉय नहीं, सारा ने अनावश्यक रूप से मेरे बगल में खाली कुर्सी की ओर देखते हुए कहा। क्या आप डायना बिशप हैं? एक गहरी पुरुष आवाज ने सपाट स्वरों के परिचित विदेशी उच्चारण के साथ हल्की धीमी आवाज में पूछा। नहीं, मैं उसकी चाची हूँ, एम ने उत्तर दिया। क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? मैथ्यू का स्वर ठंडा, यद्यपि विनम्र था। मेरा नाम नाथानियल विल्सन है और यह मेरी पत्नी सोफी है। हमें बताया गया था कि हमें डायना बिशप यहाँ मिल सकती है। तुम्हें ये किसने बताया? मैथ्यू ने धीरे से पूछा। उसकी माँ अगाथा। मैं खड़ा हुआ, दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। उनकी आवाज़ ने मुझे ब्लैकवेल के डेमन की याद दिला दी, जो ऑस्ट्राका का खूबसूरत भूरी आंखों वाला फैशन डिजाइनर था। मिरियम ने मुझे हॉल में जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो वह एक तरफ हट गई। मार्कस को इतनी आसानी से नहीं संभाला जा सकता था। उसने मेरी बांह पकड़ी और मुझे सीढ़ियों के पास छाया में पकड़ लिया। नाथानियल की आंखें मेरे चेहरे पर धीरे से टिकी हुई थीं। वह 20 के आसपास का था और उसके बाल गोरे और आंखें चॉकलेटी रंग की थीं। साथ ही उसकी मां की तरह उसका मुंह चौड़ा और चेहरे की सुंदरता भी अच्छी थी। हालांकि जहां अगाथा का शरीर सुडौल और सुडौल था, वहीं वह मैथ्यू जितना ही लंबा था। उसके कंधे चौड़े और कूल्हे पतले थे, जैसे तैराक होते हैं। उसके एक कंधे पर एक बहुत बड़ा बैग लटका हुआ था। क्या आप डायना बिशप हैं? उन्होंने पूछा। नाथानियल के बगल से एक महिला का चेहरा झांक रहा था। वह प्यारी और गोल थी, जिसकी बुद्धिमान भूरी आंखें और एक डिंपल वाली ठोड़ी थी। वह अपने शुरुआती 20वें दशक में थी और उसकी नज़र का कोमल, कपटी दबाव ये दर्शाता था कि वह भी एक दानव थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी लंबी, भूरी चोटी उसके कंधे पर लटकी हुई थी। वह वही है, युवती ने कहा। उसके कोमल उच्चारण से पता चल रहा था कि वह दक्षिण में पैदा हुई थी। वह वैसे ही दिखती है जैसी मेरे सपनों में दिखती थी। सब ठीक है, मैथ्यू, मैंने कहा। ये दोनों डेमोन मेरे लिए मार्थे या यसब्यू से ज्यादा खतरा नहीं थे। तो तुम पिशाच हो, नाथानियल ने मैथ्यू को एक मूल्यांकनात्मक नज़र से देखते हुए कहा। मेरी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए, मैथ्यू ने खतरनाक रूप से नर्म आवाज में सुझाव दिया। नाथानियल इस बात से प्रभावित नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि तुम किसी मंडली के सदस्य के बेटे का स्वागत नहीं करोगे। लेकिन मैं उनकी ओर से यहाँ नहीं हूँ। मैं सोफी की वजह से यहाँ हूँ। उसने अपनी पत्नी को सुरक्षा के भाव से अपनी बांह के नीचे खींचा और वह कांप उठी और उसके करीब आ गई। दोनों में से कोई भी न्यूयॉर्क में शरद ऋतु के लिए तैयार नहीं था। नाथानियल ने एक पुरानी बैम जैकेट पहनी हुई थी और सोफी ने टर्टलनेक और हाथ से बुनी हुई कार्डिगन के अलावा कुछ भी गर्म नहीं पहना था जो उसके घुटनों को छू रही थी। क्या वे दोनों दानव हैं? मैथ्यू ने मुझसे पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया, हालांकि कुछ बात ने मुझे झिझकने पर मजबूर कर दिया। क्या आप भी पिशाच हैं? नाथानियल ने मार्कस से पूछा।
मार्कस ने उसे एक भेड़िया जैसी मुस्कान दी। दोषी। सोफी अभी भी अपनी खास शैतानी नज़र से मुझे धकेल रही थी, लेकिन मेरी त्वचा पर हल्की सी झुनझुनी हो रही थी। उसका हाथ उसके पेट के इर्द गिर्द अधिकार जताते हुए रेंग रहा था। तुम गर्भवती हो, मैंने रोते हुए कहा। मार्कस इतना हैरान था कि उसने मुझ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। मैथ्यू ने मुझे पकड़ लिया जब मैं वहां से गुजरा। 2 आगंतुकों की उपस्थिति और मैथ्यू के अचानक झपट्टा मारने से घर में हड़कंप मच गया और उसने कमरे के दरवाजे जोर से बंद करके अपनी नाराजगी जाहिर की। सोफी ने अपने पति के 1 इंच करीब आते हुए कहा, तुम जो महसूस कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मेरे लोग चुड़ैल थे, लेकिन मैं गलत निकली। सारा हॉल में आए, आगंतुकों को देखा और अपने हाथ ऊपर उठाए। हम फिर से शुरू करते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि मेडिसन में जल्द ही डेमॉन दिखाई देंगे। फिर भी घर आमतौर पर हमारे व्यवसाय को हमसे बेहतर जानता है। अब जब तुम यहाँ हो तो तुम ठंड से बचने के लिए अंदर आ सकते हो। जब दानवों ने प्रवेश किया तो घर में ऐसा कराहने की आवाज आई मानो वे हमसे बुरी तरह तंग आ चुके हों। चिंता मत करो, मैंने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा। घर वालों ने हमें बता दिया है कि तुम आ रहे हो, चाहे ये कैसा भी लगे। मेरी दादी का घर भी बिल्कुल वैसा ही था। सोफी मुस्कुराई। वह 7 डेविल्स में पुराने नॉर्मन प्लेस में रहती थी। मैं वहीं से हूँ। यह आधिकारिक तौर पर उत्तरी कैरोलिना का हिस्सा है, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि कोई भी शहर के लोगों को ये बताने की जहमत नहीं उठाता कि हम अपने आप में एक राष्ट्र हैं। रखवाली कक्ष के दरवाजे खुले, मेरी दादी और 3-4 और बिशप बाहर आए। वे सभी कार्यवाही को दिलचस्पी से देख रहे थे। बेरी की टोकरी वाले लड़के ने हाथ हिलाया। सोफी शायली ने भी हाथ हिलाया। दादी के पास भी भूत थे, उसने शांति से कहा। भूत, 2 अमित्र पिशाच और एक अतिशय अभिव्यंजक घर, नाथेनियल के लिए बहुत ज्यादा थे। हम जरूरत से ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगे। सोफी, तुम डायना को कुछ देने आई हो। चलो इसे खत्म करते हैं और चलते हैं, नाथानियल ने कहा। मिरियम ने डाइनिंग रूम की छाया से बाहर निकलने के लिए उस पल को चुना, अपनी बाहें अपनी छाती पर रखीं। नाथानियल ने एक कदम पीछे हट लिया। पहले पिशाच, अब दानव, आगे क्या? साराह ने बड़बड़ाते हुए कहा। वह सोफी की ओर मुड़ी। तो तुम लगभग 5 महीने की गर्भवती हो। सोफी ने दोनों हाथ अपने पेट पर टिकाते हुए कहा, बच्चा पिछले हफ्ते तेजी से बड़ा हुआ है। तभी अगाथा ने हमें बताया कि हम दिसरा को कहाँ पा सकते हैं। उसे मेरे परिवार के बारे में नहीं पता था। मैं महीनों से तुम्हारे बारे में सपने देख रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि अगाथा ने ऐसा क्या देखा जिससे वह इतनी डर गई। कौन से सपने? मैथ्यू ने तेज आवाज में कहा। चलो सोफी को बैठा दें, इससे पहले कि हम उसकी जांच करें। सारा ने चुपचाप कार्यभार संभाला। क्या तुम हमारे लिए कुछ दूध भी ला सकते हो? उन कुकीज के बारे में। रसोईघर की ओर चली गई, जहां हमें दूर से गिलासों की खटपट सुनाई दे रही थी। वे मेरे सपने हो सकते हैं, या वे उसके हो सकते हैं। सोफी ने अपने पेट को देखा, जबकि सारा उसे और नाथनियल को घर के अंदर ले गई। उसने अपने कंधे के ऊपर से मैथ्यू की ओर देखा। वो एक चुड़ैल है, आप देखिए। शायद यही बात नाथनियल की मां को चिंतित करती थी। सभी की नजरें सोफी के नीले स्वेटर के नीचे उभरे उभार पर टिक गईं। भोजन कक्ष, सारा ने ऐसे लहजे में कहा जो बकवास बर्दाश्त नहीं करता था। भोजन कक्ष में सभी लोग। मैथ्यू ने मुझे रोक लिया। उनका अभी आना कुछ ज्यादा ही सुविधाजनक है। उनके सामने टाइम वॉक का कोई जिक्र नहीं है। वे हानिरहित हैं। हर अंतर्ज्ञान ने इसकी पुष्टि की। कोई भी व्यक्ति हानिरहित नहीं है, और यह बात अगाथा विल्सन के बेटे पर भी लागू होती है। मैथ्यू के बगल में बैठी टैबिथा ने सहमति में कहा, क्या तुम दोनों हमारे साथ आओगे, या मुझे तुम्हें घसीटकर इस कमरे में लाना होगा? सारा ने पुकारा। हम रास्ते में हैं, मैथ्यू ने सहजता से कहा। सारा मेज के सिरहाने बैठी थी। उसने अपनी दाईं ओर खाली कुर्सियों की ओर इशारा किया। बैठो। हम सोफी और नाथनियल के सामने बैठे थे, जो उनके और मार्कस के बीच एक खाली सीट पर बैठे थे। मैथ्यू के बेटे ने
अपना ध्यान अपने पिता और राक्षसों के बीच बांट लिया। मैं मैथ्यू और मिरियम के बीच बैठा था, दोनों ने कभी भी नाथनियल से अपनी नज़रें नहीं हटाईं। जब एम अंदर आई तो उसके पास शराब, दूध, जामुन और मेवों के कटोरे और कुकीज़ की एक बड़ी प्लेट से भरी एक ट्रे थी। हे भगवान, कुकीज़ देखकर मुझे बहुत इच्छा होती है कि मैं अभी भी गर्म रक्त वाला होता, मार्कस ने श्रद्धापूर्वक कहा और चॉकलेट से जड़ी एक सुनहरी डिस्क को उठाकर अपनी नाक के पास रखा। इनकी गंध बहुत अच्छी है, लेकिन इनका स्वाद बहुत बुरा है। इसके बजाय ये खाओ, एम ने उसे अखरोट का कटोरा देते हुए कहा। वे वेनिला और चीनी में लिपटे हुए हैं। वे कुकीज़ नहीं हैं, लेकिन वे करीब हैं। उसने उसे शराब की एक बोतल और एक कॉर्कस्क्रू भी दिया। इसे खोलो और अपने पिता के लिए थोड़ा सा डालो। धन्यवाद, एम, मार्कस ने चिपचिपे अखरोटों से भरे मुंह के साथ कहा, बोतल से कॉर्क को बाहर निकालते हुए। तुम सबसे अच्छी हो। सारा ने ध्यान से देखा कि कैसे सोफी प्यास से दूध के गिलास से पी रही थी और कुकी खा रही थी। जब डेमन ने अपना दूसरा गिलास उठाया तो मेरी चाची ने नाथनियल की ओर रुख किया। अब तुम्हारी कार कहाँ है? जो कुछ भी हुआ था, उसे देखते हुए यह एक अजीब शुरुआती सवाल था। हम पैदल आए थे। नाथनियल ने एम द्वारा उसके सामने रखी किसी भी चीज को नहीं छुआ था। कहाँ से? मार्कस ने मैथ्यू को वाइन का गिलास थमाते हुए अविश्वसनीय रूप से पूछा। उसने आसपास के ग्रामीण इलाकों को इतना देखा था कि उसे पता था कि पैदल दूरी के भीतर कुछ भी नहीं है। हम एक दोस्त के साथ डरहम से वाशिंगटन गए, सोफी ने बताया। फिर हमने डी.सी. से न्यूयॉर्क के लिए ट्रेन पकड़ी। मुझे ये शहर ज्यादा पसंद नहीं आया। हमने अल्बानी के लिए ट्रेन पकड़ी, फिर सिरक्यूज चले गए। बस हमें कैज़ेनोविया ले गई। नाथनियल ने सोफी की बांह पर अपना गर्म हाथ रखा। वो नहीं चाहता कि मैं तुम्हें बताऊं कि हमने एक अजनबी से सवारी पकड़ी है, सोफी ने मुस्कुराते हुए कहा। महिला जानती थी कि घर कहाँ है। उसके बच्चे हैलोवीन पर यहाँ आना पसंद करते हैं क्योंकि तुम असली चुड़ैल हो। सोफी ने दूध का एक और घूंट लिया। ऐसा नहीं है कि हमें दिशा निर्देशों की जरूरत थी। इस घर में बहुत ऊर्जा है। हम इसे मिस नहीं कर सकते थे। क्या कोई कारण है कि आप ऐसा अप्रत्यक्ष मार्ग देखते हैं? मैथ्यू ने नथेनियल से पूछा। कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क तक हमारा पीछा करता रहा, लेकिन सोफी और मैं वाशिंगटन के लिए ट्रेन में वापस आ गए और उनकी रुचि खत्म हो गई, नथेनियल ने झल्लाते हुए कहा। फिर हम न्यू जर्सी में ट्रेन से उतर गए और शहर वापस चले गए। स्टेशन पर मौजूद आदमी ने कहा कि पर्यटक हमेशा इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि ट्रेन किस तरफ जा रही है। उन्होंने हमसे कोई शुल्क भी नहीं लिया है। नथानियल, सोफी एमट्रैक से मिले गर्मजोशी भरे स्वागत से खुश दिखीं। मैथ्यू ने नथानियल से पूछताछ जारी रखी। तुम कहाँ रह रहे हो? वे यहीं रह रहे हैं। एम की आवाज़ में तीखी धार थी। उनके पास कार नहीं है और घर ने उनके लिए जगह बना दी है। इसके अलावा सोफी को डायना से बात करनी है। मुझे ये पसंद आएगा। अगाथा ने कहा कि तुम मदद कर पाओगी। बच्चे के लिए एक किताब के बारे में कुछ, सोफी ने धीरे से कहा। मार्कस की नज़रें इशमोल 782 के पृष्ठ पर पड़ी, जिसका किनारा नाइट्स ऑफ लाजरस की कमान की श्रृंखला को दर्शाने वाले चार्ट के नीचे से झांक रहा था। उसने जल्दी से कागजों को एक ढेर में समेटा और डीएनए परिणामों के एक हानिरहित दिखने वाले सेट को ऊपर की ओर खिसका दिया। कौन सी किताब, सोफी? मैंने पूछा। हमने अगाथा को नहीं बताया कि मेरे लोग चुड़ैल हैं। मैंने नाथानियल को भी नहीं बताया जब तक वो मेरे पिता से मिलने घर नहीं आया। हम लगभग 4 साल से साथ थे और मेरे पिता बीमार थे और अपने जादू पर नियंत्रण खो रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि नाथानियल डर जाए। वैसे भी जब हमारी शादी हुई तो हमने सोचा कि कोई उपद्रव न करना ही बेहतर है। तब तक अगाथा कॉन्ग्रेगेशन में आ चुकी थी और हमेशा अलगाव के नियमों और लोगों द्वारा उन्हें तोड़ने पर क्या होता है, इस बारे में बात करती रहती थी। सोफी ने अपना सिर हिलाया। यह मेरे लिए कभी कोई मतलब नहीं रखता था। किताब, मैंने बातचीत को धीरे से मोड़ने की कोशिश करते हुए दोहराया। ओह, सोफी का माथा एकाग्रता से सिकुड़ गया और वह चुप हो गई। मेरी माँ बच्चे को लेकर बहुत खुश है।
उसने कहा कि यह दुनिया में अब तक देखा गया सबसे अच्छा ड्रेस अप बच्चा होगा। नाथनियल ने अपनी पत्नी की ओर कोमलता से मुस्कुराया। फिर सपने शुरू हो गए। सोफी को लगा कि मुसीबत आने वाली है। उसे एक राक्षस के होने का प्रबल पूर्वाभास है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। सितंबर में उसने डायना का चेहरा देखना और उसका नाम सुनना शुरू कर दिया। सोफी ने कहा कि लोग तुमसे कुछ चाहते हैं। मैथ्यू की उंगलियां मेरी पीठ के निचले हिस्से को छू रही थीं जहां सतू का निशान था। उन्हें उसका चेहरा वाला जग दिखाओ। नाथेनियल, ये सिर्फ एक तस्वीर है। मैं इसे लाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि हम डरहम से न्यूयॉर्क तक एक गैलन वाला जग नहीं ले जा सकते। उसके पति ने आज्ञाकारी ढंग से अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर एक तस्वीर खींची। नेथेनियल ने फ़ोन सारा को थमा दिया, जो चौंक गई। मैं कुम्हार हूँ, मेरी माँ और उनकी माँ की तरह। दादी अपनी भट्टी में जादू की आग का इस्तेमाल करती थी, लेकिन मैं इसे सामान्य तरीके से करता हूँ। मेरे सपनों के सभी चेहरे मेरे घरों पर दिखते हैं। उनमें से सभी डरावने नहीं हैं। तुम्हारा तो नहीं था। सारा ने फ़ोन मैथ्यू को थमा दिया। ये बहुत सुंदर है, सोफी, उसने ईमानदारी से कहा। मुझे सहमत होना पड़ा। इसका लंबा, गोल आकार हल्के भूरे रंग का था और दो हैंडल इसकी संकरी टोंटी से दूर मुड़े हुए थे। सामने एक चेहरा था, मेरा चेहरा, हालांकि जग के अनुपात से विकृत। मेरी थोड़ी सतह से बाहर निकली हुई थी, मेरी नाक, मेरे कान और मेरी भौं की हड्डियों का झुकाव भी। बालों के लिए मिट्टी की मोटी धारियां खड़ी थीं। मेरी आंखें बंद थीं और मेरा मुंह शांति से मुस्कुरा रहा था, जैसे कि मैं कोई रहस्य छिपा रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए भी है। सोफी ने अपने कार्डिगन की जेब से एक छोटी, गंधदार वस्तु निकाली। ये ऑयल क्लॉथ में लिपटी हुई थी और धागे से सुरक्षित थी। जब बच्चा तेजी से चलने लगा, तो मुझे पक्का पता चल गया कि यह तुम्हारा है। बच्चा भी जानता है। शायद यही वजह है कि अगाथा इतनी चिंतित थी। और बेशक हमें ये पता लगाना होगा कि क्या करना है, क्योंकि बच्चा एक चुड़ैल है। नाथनियल की माँ को लगा कि तुम्हारे पास कुछ विचार हो सकते हैं। सोफी जब गांठें खोल रही थी, तो हम चुपचाप देखते रहे। माफ करना, उसने बुदबुदाया। मेरे पिताजी ने इसे बांधा था। वो नौसेना में थे। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मार्कस ने गांठ की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, मुझे मिल गया है। सोफी ने उस पर प्यार से मुस्कुराए और अपने काम पर वापस चली गई। इसे लपेटना होगा, नहीं तो ये काला हो जाएगा। और यह काला नहीं होना चाहिए। मुझे सफ़ेद होना चाहिए। हमारी सामूहिक जिज्ञासा अब पूरी तरह से जागृत हो गई थी, और घर में कोई आवाज़ नहीं थी, सिवाय तबीथा की जीभ की लपलपाहट के, जब वह अपने पंजे साफ कर रही थी। डोरी गिर गई, उसके बाद तेल का कपड़ा भी। वहाँ, सोफी ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, लेकिन मैं नॉर्मन्स में से आखिरी हूँ। हमने इसे तुम्हारे लिए रखा है। यह एक छोटी मूर्ति थी जो 4 इंच से ज़्यादा लंबी नहीं थी और पुरानी चांदी से बनी थी, जो संग्रहालय के शोकेस में देखी जाने वाली हल्की चमकीली रोशनी में चमक रही थी। सोफी ने मूर्ति को इस तरह घुमाया कि वो मेरी ओर मुंह करके खड़ी हो। डायना, मैंने अनावश्यक रूप से कहा। देवी को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाया गया था, उसके माथे पर अर्धचंद्र के होठों से लेकर उसके चप्पल वाले पैरों तक। वो गति में थी, एक पैर आगे बढ़ रहा था जबकि एक हाथ उसके कंधों पर अपने तरकश से एक तीर निकालने के लिए बढ़ा था। दूसरा हाथ एक हिरन के सींग पर टिका हुआ था। तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैथ्यू को अजीब लगा और उसका चेहरा फिर से सफ़ेद हो गया था। सोफी ने कंधे उचका दिए। कोई नहीं जानता। नॉर्मन्स के पास हमेशा से यह रहा है। ये परिवार में चुड़ैल से चुड़ैल तक चला आ रहा है। जब समय आए, तो इसे उस व्यक्ति को दे दो जिसे इसकी ज़रूरत है। यही मेरी दादी ने मेरे पिता से कहा था, और मेरे पिता ने मुझसे कहा। ये कागज़ के एक छोटे से टुकड़े पर लिखा हुआ करता था, लेकिन वो बहुत समय पहले खो गया था। क्या बात है, मैथ्यू? मार्कस बेचैन दिख रहा था। नाथनियल भी बेचैन था। मैं एक शतरंज का मोहरा हूँ, मैथ्यू की आवाज़ टूटी। सफ़ेद रानी, तुम्हें ये कैसे पता? सारा ने मूर्ति को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा।
ये किसी शतरंज के मोहरे की तरह नहीं है। मैथ्यू को दबे होंठों से ये शब्द निकालने पड़े, क्योंकि यह कभी मेरा था। मेरे पिता ने इसे मुझे दिया था। यह उत्तरी कैरोलिना में कैसे पहुंच गया? मैंने अपनी उंगलियां चांदी की वस्तु की ओर बढ़ाईं और मूर्ति मेज पर इस तरह सरक गई मानो वह मेरे कब्जे में आना चाहती हो। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, हिरन के सींग मेरी हथेली में कट गए, धातु मेरे स्पर्श से जल्दी ही गर्म हो गई। मैंने इसे शर्त में खो दिया, मैथ्यू ने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता कि यह उत्तरी कैरोलिना में कैसे पहुंचा। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और एक शब्द बुदबुदाया जिसका मुझे कोई मतलब नहीं समझ आया। किट, क्या तुम्हें याद है कि तुमने इसे आखिरी बार कब खाया था? सारा ने तीखी आवाज में पूछा। मुझे ठीक से याद है, मैथ्यू ने अपना सिर उठाया। मैं कई साल पहले अल सोल्स नाइट पर इसके साथ एक गेम खेल रहा था। तब मैं अपनी बाजी हार गया था। वो अगले सप्ताह होगा। मिरियम अपनी सीट पर इस तरह से खिसकी कि वह सारा की आंखों में आंखें डाल सके। क्या ऑल सेंट्स और ऑल सोल्स के पर्वों के दौरान टाइम वॉकिंग आसान होगी? मरियम, मैथ्यू गुर्राया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइम वॉकिंग क्या है? नाथनियल ने सोफी से फुसफुसाकर पूछा। सोफी ने फुसफुसाते हुए कहा, माना समय के साथ चलने वाली थी। वह इसमें भी अच्छी थी और हमेशा 1700 के दशक से बर्तन और सुराही के लिए ढेर सारे विचार लेकर लौटती थी। आपकी माँ ने अतीत का दौरा किया? नेथेनियल ने धीरे से पूछा। उसने कमरे में चारों ओर जीवों के विविध प्रकार को देखा, फिर अपनी पत्नी के पेट को देखा। क्या ये चुड़ैलों के परिवारों में भी चलता है, दूसरी दृष्टि की तरह? सारा ने डेमंस की फुसफुसाती बातचीत पर मिरियम को उत्तर दिया। हेलोवीन और ऑल सोल्स के बीच जीवितों को मृतकों से अलग रखने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अतीत और वर्तमान के बीच फिसलना तब आसान होगा। नाथनियल ज्यादा चिंतित नजर आया। जीवित और मृत, सोफी और मैं सिर्फ वह मूर्ति या जो भी हो, उसे देने आए हैं ताकि वह रात भर सो सके। क्या डायना पर्याप्त मजबूत होगी? मार्कस ने नाथनियल की उपेक्षा करते हुए मैथ्यू से पूछा। सारा ने जोर से कहा, इस समय डायना के लिए समय पर चलना बहुत आसान होगा। सोफी ने मेज के चारों ओर संतुष्ट भाव से देखा। यह मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है जब दादी और उनकी बहनें एक साथ बैठकर गपशप करती थीं। ऐसा लगता था कि वे कभी एक दूसरे पर ध्यान नहीं देती थीं, लेकिन उन्हें हमेशा पता होता था कि क्या कहा गया है। कमरे में चल रही कई सारी बातचीत अचानक रुक गई जब डाइनिंग रूम के दरवाजे खुले और बंद हुए। उसके बाद भारी भरकम किफ़ायती दरवाजों से एक तेज आवाज आई। नेथेनियल, मिरियम और मार्कस अचानक खड़े हो गए। यह क्या बकवास था? मार्कस ने पूछा। घर, मैंने थके हुए स्वर में कहा, मैं जाकर देखूंगा कि उसे क्या चाहिए। मैथ्यू ने मूर्ति उठाए और मेरे पीछे आया। कढ़ाईदार चोली वाली बूढ़ी औरत रखवाले के कमरे की दहलीज पर इंतजार कर रही थी। नमस्ते, मैडम। सोफी मेरे पीछे आ गई थी और उस बूढ़ी महिला को विनम्रता से सिर हिला रही थी। उसने मेरे चेहरे की विशेषताओं पर गौर किया। वो महिला कुछ आपकी तरह दिखती है न? तो तुमने अपना रास्ता चुन लिया है, बूढ़ी औरत ने कहा। उसकी आवाज़ पहले से भी ज्यादा धीमी हो गई थी। हमारे पास है, मैंने कहा। मेरे पीछे पदचिह्नों की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि भोजन कक्ष में बचे हुए लोग ये देखने के लिए आए कि शोर किस बात पर हो रहा है। आपको अपनी सैर के लिए कुछ और चाहिए होगा, उसने जवाब दिया। ताबूत के दरवाजे खुले और मेरी पीठ पर प्राणियों की भीड़ के साथ ही चिमनी के पास प्रतीक्षा कर रहे भूतों की भीड़ भी थी। ये दिलचस्प होना चाहिए, मेरी दादी ने भूतिया झुंड के शीर्ष पर बैठे हुए सूखी आवाज में कहा। दीवारों में हड्डियां खड़खड़ाने जैसी गड़गड़ाहट हो रही थी। मैं अपनी दादी के झूले पर बैठा था, मेरे घुटने अब मेरा वजन नहीं संभाल पा रहे थे। खिड़की और चिमनी के बीच ही पैनलिंग में एक दरार विकसित हुई जो तिरछे स्लैश में फैल गई और चौड़ी हो गई। पुरानी लकड़ी कांप उठी और चरमरा उठी। पैरों और बाहों वाली कोई नर्म चीज उस दरार से बाहर निकली। जब वह मेरी गोद में गिरी तो मैं चौंक गया। हे भगवान, सारा ने कहा। मेरी दादी ने टूटी हुई लकड़ी को देखकर अफसोस से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये पैनलिंग कभी भी वैसी नहीं दिखेगी।
जो भी मेरी ओर उड़कर आया वह खुरदरे कपड़े से बना था जो पूरी तरह से भूरे रंग का हो गया था। इसके 4 अंगों के अलावा इसके सिर के स्थान पर एक गांठ थी जो बालों के फीके गुच्छों से सजी हुई थी। किसी ने उस स्थान पर एक एक्स सिल दिया था जहां दिल होना चाहिए था। यह क्या है? मैंने अपनी तर्जनी उंगली असमान जंग लगे टांकों की ओर बढ़ाई। इसे मत छुओ, एम चिल्लाया। मैं पहले से ही इसे छू रहा हूँ, मैंने असमंजस में ऊपर देखते हुए कहा। यह मेरी गोद में बैठा है। मैंने कभी इतना पुराना पॉपेट नहीं देखा, सोफी ने उसे नीचे देखते हुए कहा। पोपेल, मिरियम ने भौहें सिकोड़ी। क्या आपके पूर्वजों में से किसी को पोपेट के कारण परेशानी नहीं हुई थी? ब्रिजेट बिशप, सारा, एम और मैंने एक ही क्षण में नाम कहा। कढ़ाईदार चोली वाली बूढ़ी औरत अब मेरी दादी के बगल में खड़ी थी। क्या ये तुम्हारा है? मैंने फुसफुसाकर पूछा। ब्रिजेट के मुंह के एक कोने पर मुस्कान आ गई। बेटी, जब तुम खुद को किसी चौराहे पर पाओ तो समझदारी से काम लेना। कोई नहीं बता सकता कि वहाँ क्या रहस्य दफन है। पॉपेट को नीचे देखते हुए मैंने हल्के से उसकी छाती पर बने एक्स को छुआ। कपड़ा फट गया, पत्तियों, टहनियों और सूखे फूलों से बनी एक भराई दिखाई दी और हवा में हर्बिस की खुशबू फैल गई। रुए, मैंने कहा, मार्थे की चाय से इसे पहचानते हुए। क्लोवर झाड़ू, नॉटवीड और फिसलन एल्म छाल भी इसकी गंध से। सारा ने हवा को अच्छी तरह सूंघा। वह पॉपेट किसी को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था डायना, संभवतः, लेकिन इस पर एक सुरक्षा मंत्र भी है। तुमने उसके साथ अच्छा किया, ब्रिजेट ने सारा की ओर स्वीकृतिपूर्वक सिर हिलाते हुए मेरी दादी से कहा। भूरे रंग के बीच से कुछ चमक रहा था। जब मैंने उसे धीरे से खींचा तो पॉपेट टुकड़ों में टूट गया। और इसका अंत हो गया, ब्रिजेट ने आह भरते हुए कहा। मेरी दादी ने उसे सांत्वना देते हुए अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। यह एक बाली है। इसकी जटिल सुनहरी सतह ने प्रकाश को पकड़ लिया और अंत में एक विशाल, आंसू के आकार का मोती चमक रहा था। आखिर मेरी माँ की एक बाली ब्रिजेट बिशप के पॉपेट में कैसे आ गई? मैथ्यू का चेहरा फिर से उसी पीले भूरे रंग में बदल गया। क्या तुम्हारी माँ की बालियाँ उसी स्थान पर थीं जहाँ उस रात तुम्हारा शतरंज का सेट था? मिरियम ने पूछा। बालियाँ और शतरंज का मोहरा दोनों ही पुराने थे, पॉपेट से भी पुराने, बिशप के घर से भी पुराने। मैथ्यू ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। हाँ, क्या 1 सप्ताह का समय पर्याप्त है? क्या तुम तैयार हो सकती हो? उसने मुझसे तत्काल पूछा। मुझे नहीं पता, जरूर तुम तैयार हो जाओगी, सोफी ने अपने पेट से कहा। वह तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर देगी, छोटी चुड़ैल। तुम उसकी गोदमदर बनोगी, सोफी ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। उसे यह पसंद आएगा। बेशक, बच्चे की गिनती करनी है और भूतों की नहीं, मार्कस ने भ्रामक बातचीत के लहजे में कहा, जिससे मुझे मैथ्यू के तनावग्रस्त होने पर बोलने के तरीके की याद आ गई। इस कमरे में हम 9 लोग हैं। 4 चुड़ैलें, 3 पिशाच और 2 दानव, सोफी ने स्वप्नवत होकर कहा। उसके हाथ अभी भी उसके पेट पर थे। लेकिन हमारे पास एक दानव कम है। उसके बिना हम एक कॉन्वेंटिकल नहीं बन सकते। और मैथ्यू और डायना के चले जाने के बाद हमें एक और पिशाच की भी आवश्यकता होगी। क्या मैथ्यू की माँ अभी भी जीवित है? वह थक गई है, नाथनियल ने माफी मांगते हुए कहा। उसके हाथ उसकी पत्नी के कंधों पर कस गए। इससे उसका ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। तुमने क्या कहा? एम ने सोफी से पूछा। वह अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। सोफी की आंखों से स्वप्न दोष गायब हो गया। एक कॉन्वेंटिकल, पुराने दिनों में असहमति जताने वालों की सभा को यही कहते थे। उनसे पूछो। उसने अपना सिर मार्कस और मिरियम की ओर झुकाया। मैंने तुमसे कहा था कि यह बिशप या दे क्लेरमोंट के बारे में नहीं था, एम ने सारा से कहा। ये मैथ्यू और डायना के बारे में भी नहीं है, और क्या वे एक साथ रह सकते हैं? ये सोफी और नाथनियल के बारे में भी है। ये भविष्य के बारे में है, जैसा कि डायना ने कहा। इस तरह हम मंडली से लड़ेंगे, सिर्फ व्यक्तिगत परिवारों के रूप में नहीं, बल्कि आपने इसे क्या कहा? मिरियम ने उत्तर दिया, मुझे हमेशा से यह शब्द बहुत पसंद आया है, जो बहुत ही अशुभ है। वह संतुष्ट मुस्कान के साथ अपनी एड़ियों पर वापस बैठ गई।
मैथ्यू ने नथानिएल की ओर रुख किया। मुझे लगता है तुम्हारी माँ सही कह रही थी। तुम्हें यहीं हमारे साथ रहना चाहिए। बेशक वे यहीं के हैं, सारा ने तेजी से कहा। आपका बेडरूम तैयार है, नाथानिएल। यह ऊपर की मंजिल पर है, दाईं ओर दूसरा दरवाज़ा। धन्यवाद, नथानिएल ने कहा। उसकी आवाज़ में राहत की एक सतर्क झलक थी, हालांकि वह अभी भी मैथ्यू को सावधानी से देख रहा था। मैं माकस हूँ। मैथ्यू के बेटे ने डेमन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। नाथानिएल ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, पिशाच के शरीर की चौंकाने वाली ठंडक पर मुश्किल से प्रतिक्रिया की। देखा, हमें उस होटल में आरक्षण कराने की जरूरत नहीं थी, प्रिय, सोफी ने अपने पति से एक सुखद मुस्कान के साथ कहा। उसने भीड़ में एम को देखा। क्या और कुकीज़ हैं?